राम निवास रावत के साथ प्रशासन होगा, सरकार होगी और देखा जाए तो जी, मुकेश मल्होत्रा के साथ जनता होगी, उनके जी, काम जी, को बिल्कुल। देखते हुए। जी, जी, जी। अब हम अगले मुद्दे पे बात करते हैं कि लाउड स्पीकर वाला मामला है, लो जो एक आईएएस ने इसकी कंप्लेन की है और उन्होंने एक जो सोशल मीडिया पे पोस्ट डाली है, उसमें उन उस चीज़ को पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। आखिर मामला क्या है? क्योंकि लाउड स्पीकर का बहुत बार देखा जाता है, मामला काफ़ी उठाया जाता है मस्जिदों को लेकर या मंदिरों को लेकर। लेकिन इसमें मंदिर को लेकर उठाया गया है। उन्होंने कहा है कि जो एम्बियंस आती है, लाउड स्पीकर की जो आवाज़ आती है, इससे कोई ध्वनि प्रदूषण नहीं होता या वॉइस नहीं होता। तो क्या है ये आखिर मामला क्या है? क्यों ये मुद्दा उठाया गया? रोमा जी, मैं बता रहा हूँ हुँ, आपको असली मुद्दा क्या है और लाउड स्पीकर का मुद्दा क्या है। हमने जी, अक्सर देखा है कि जब माइनॉरिटी के भाई, अल्पसंख्यक भाई जब अपनी मस्जिदों पर लाउड स्पीकर के माध्यम से जो है अपना अपने धार्मिक कार्यक्रम करते हैं, जो उनके धर्म में जो कार्यक्रम होते हैं, तो उन पर इस मामले को उठते हुए हमने ज़्यादा देखा है, जी, बजाय बिल्कुल सही हिंदुओं बात के। कह रहे हैं आप। जी, और आज हम देख रहे हैं कि जो देश में हालात बन रहे हैं और जो मध्य प्रदेश में जो हालात बन रहे हैं लाउड स्पीकर को लेकर के, मुझे लगता हुँ, है कि ये लाउड स्पीकर का मुद्दा इससे पहले हमने कभी नहीं देखा है। इससे पहले की और काफ़ी सरकारें हुआ करती थीं। 2014 से पहले भी देखा हो हमने, तो इस तरह के मामले को हम कम देखते थे। उस समय बातें होती थीं कि आप सड़क की बात करें या शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, इस तरह की बातें होती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं मुद्दा, या तो आपका हिंदू-मुसलमान का मुद्दा होगा या फिर बिल्कुल। किसी मस्जिद के सामने से धार्मिक जो यात्रा जाने का मुद्दा हो या धार्मिक मंदिर के आगे जो है अल्पसंख्यक लोगों की यात्रा जाने का मामला हो, ये मुद्दा कहीं न कहीं हमारे देश को जो बाँटने की ओर ले जा रहा है। हुँ, तो ऐसी चीज़ों से जी, मुझे लगता है कि पूरा चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो शासन हो, प्रशासन हो, इस तरह की चीज़ पर ध्यान ना दे करके हमें ये देखना होगा। आज मध्य प्रदेश में बता रहा हूँ आपको कि कई प्रोग्राम में आपको बता भी चुका हूँ, आज फिर बता रहा हूँ आपको कि मध्य प्रदेश में जो है, कहीं न कहीं मध्य प्रदेश गरीब राज्य क्यों है? क्योंकि मध्य प्रदेश को गरीब राज्य रखा गया है। पिछले रोमा जी 20 साल से ज़्यादा हो गया है यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा सीधा-सीधा ये है कि शिक्षा को निजीकरण की ओर ले जाना, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा देना, शासकीय स्कूलों को धीरे-धीरे खत्म करना। क्योंकि चूँकि क्या होता है, जो भारतीय जनता पार्टी है, वो धार्मिक उन्माद के आधार पर उसको वोट बैंक बढ़ाने के लिए वो इस तरह का काम करती है। जैसे कि हुँ, सांप्रदायिकता फैलाना, इस तरह के काम करती है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहराइच का मामला अभी इस समय काफ़ी तूल पकड़ रहा है और ऐसे कई सारे मामले हैं। तो मुझे लगता है कि धार्मिक मुद्दों से हट कर के हमको सामाजिक मुद्दों पर आना पड़ेगा। जब तक हम सामाजिक मुद्दों पर नहीं आएँगे, सामाजिक क्रांति पर नहीं आएँगे, समाज के बारे में नहीं सोचेंगे, किस तरह से एकता की भावना आए और तब तक हमारे देश का या मध्य प्रदेश का हमारा जो है कल्याण नहीं हो सकता है या हमारा विकास, उन्नति, प्रगति नहीं हो सकती। हमने देखा है लगातार पहले कि जो शासकीय स्कूलों के माध्यम से कई ऐसे हैं जो मैं आपको बता दूँगा, कई सारे आईएएस, आईपीएस, कई सारे ऐसे जो देश की राजनीति में जिन्होंने बड़ी हिस्सेदारी की है। ऐसे कई लोग हैं जो आज शासकीय स्कूल के माध्यम से बढ़ कर के और जो गए हैं, क्योंकि उस समय शासकीय स्कूलों में अच्छी पढ़ाई होती थी। आज देख रहे हैं हम कि कहीं न कहीं शासकीय स्कूलों को मर्ज करके खत्म किया जा रहा है, प्राइवेट स्कूलों को बढ़ावा दिया जा रहा है। गरीब बच्चा होगा वो पढ़ नहीं लिख नहीं पाएगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो कहीं न कहीं वो लाउड स्पीकर की बात पर ध्यान देगा। अगर जो शिक्षित होगा, अच्छा मैं आपसे ये पूछता हूँ कि जब लाउड स्पीकर की बात आती है, तो मुद्दा उठाने वाले मुद्दा उठा देते हैं, समझना मेरी बात को। लेकिन बताइए इस मुद्दे की चर्चा कौन करता है? मैं आपको बता रहा हूँ पूरे सबूत के साथ और पूरी ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इस बात की चर्चा होती है तो अशिक्षित लोग चर्चा करते हैं इस तरह की। लेकिन कोई भी जो शिक्षा से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा, शिक्षित होगा या नौकरी कर रहा होगा या किसी तरह से कुछ कर रहा होगा तो कहीं न कहीं वो इसकी बिल्कुल बात नहीं करता है। सिर्फ़ वो उसको मुद्दा बनाने तक बात करेगा क्योंकि उसको वोट बैंक की राजनीति करनी है। बाकी आम आदमी में इस तरह की बात इसलिए उठती है क्योंकि वो लोग शिक्षित नहीं है, जागरूक नहीं है, समझदार नहीं है और लाभ-हानि का वो है आकलन नहीं कर पाते हैं रोमा जी। जी, रोमा जी। लेकिन जो शैल बाला मार्टिन है, जो लेडी है, आईएएस ऑफिसर है, तो इनको चुनावों में क्या फ़ायदा होने वाला है इस मुद्दे को उठाकर उन्होंने अगर ये मुद्दा उठाया, तो उन्हें क्या बेनिफिट है इस ठीक, चीज़ से? वो ठीक, तो ठीक, सोशल ठीक, ठीक वर्कर है सवाल। और उनकी जॉब चल रही है। मैंने क्या बोला आपसे, आपने ठीक हुँ, सवाल किया है, मैं उसका आपको जवाब देना चाहता हूँ।
हुँ, कि आप बात करें, तो हरियाणा में बात करें आप, कोई जेलर थे और जेलर थे, ठीक है ना? वो जेलर थे और जेल के दौरान उन्होंने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लोगों का काम किया। बाद में वो चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी के टिकट पे, लड़े कि नहीं लड़े? हुँ, कभी-कभी कुछ हुँ, चीज़ें ऐसी होती हैं रोमा जी, वो सामने से नहीं दिख पाती। उसका उनका जो परिणाम है ना, नतीजा कुछ वो और है। बाद में उनका परिणाम बाद में हुँ, आता है। और जैसे हुँ, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो भारतीय जनता जो मतलब चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, जिसमें कहीं न कहीं वो जज रहे और बाद में उनको हुँ, राज्यसभा सांसद भी बनाया, ऐसे भी हमने कई सारे मामले देखे हैं। तो कहीं न कहीं जब जिस समय जजमेंट दे दिया होगा या जिस समय फैसला लिया होगा किसी भी मजिस्ट्रेट ने, तो उस समय तो कहीं न कहीं हमको ऐसा लगता है ना कि कहीं न कहीं ये देश सेवा में काम करते हैं, जन सेवा में काम करते हैं। लेकिन बाद में वही किसी न किसी पार्टी को जॉइन करके और फिर जब वो चुनाव लड़ते हैं या राज्यसभा में पहुँच जाते हैं, तो फिर कहीं न कहीं बाद में हमको समझ में आता है। तो ये चीज़ें बहुत कभी-कभी कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमको समझ में नहीं आती हैं, वो देर से समझ में आती हैं। अच्छा दूसरी बात करें, जी, आप देखें तो 2024 का चुनाव तक 2014 से 2019, 2024 लगातार नरेंद्र मोदी झूठ बोलते चले गए। हुँ, 2024 में कुछ बोला, 2019 में कुछ बोला, 24 में कुछ बोला, तो इस तरह से लगातार बोलते चले गए, लेकिन लगातार जनता ने कहीं न कहीं उनको नहीं समझ पाया। बाकी क्या है कि जितना समझा संविधान को भी खत्म करने की बात की गई, तो कहीं न कहीं आज उनकी सीटें कम हुई हैं और जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में काफ़ी मजबूत थी, 300 से ऊपर सीट थी, वो 240 पे आके टिक गई। जी, रोमा जी। जैसे अब 13 नवंबर को उपचुनाव होने वाले हैं, तो इस समय राजनीतिक माहौल कैसा बना हुआ है? चुनाव की तैयारियाँ कैसी चल रही हैं एमपी में आपके हिसाब से? और किन मुद्दों को लेकर एक बार फिर से वहाँ पे चुनाव लड़े जाएँगे? वैसे तो आपने काफ़ी बार चर्चा की है, आपके जो ज़मीनी मुद्दे हैं उनको आपने बताया, लेकिन इस बार चुनावों में कुछ खास मुद्दे लेकर कैंडिडेट निकलेंगे या फिर पुराने मुद्दों पर ही चर्चा होगी? जी, रोमा जी, अभी अगर विपक्ष की पार्टियों की बात करें तो विपक्ष की पार्टियों के लिए बहुत सारे मुद्दे हैं। अतिथि शिक्षकों का मुद्दा है, अतिथि शिक्षकों को नियमित करने की बात बोली, उनको नियमित नहीं किया। शिक्षकों के लिए जो वेतन के मामले में भी उनकी कहीं न कहीं वो बढ़ोतरी को लेकर के उन्होंने भी आंदोलन किया, उनकी भी माँग को पूरा नहीं किया। फिर किसानों ने भाव को लेकर के आंदोलन किया, हुँ, लगातार 6000 भाव हमारा सोयाबीन का मिलना चाहिए, वो माँग पूरी नहीं हुई। हुँ, आपके 3 मुद्दे हो जाते हैं। एक बड़े-बड़े मुद्दों की बात कर रहा हूँ जो काफ़ी बड़े मुद्दे हैं, जो एक बहुत बड़ा समूह को लेकर के मुद्दे की है। दूसरी बात हमें देखें तो इसमें आपका खाद का मुद्दा है अभी। किसान खाद को लेकर के डीएपी खाद है जो जब फसल की बुआई की जाती है तो उसमें मिला करके डीएपी खाद का उपयोग किया जाता है। उसके लिए भी कहीं न कहीं हर ब्लॉक स्तर पे सैकड़ों और हज़ारों लोग पूरे मध्य प्रदेश के अंतर्गत हर तहसील पे, जिले पे, विधानसभा पे जहाँ-जहाँ पर सोसाइटी है, वहाँ पर बेचारे आते हैं और निराश होकर के चले जाते हैं। चूँकि उनको पता हुँ, होता नहीं है कि उनको किसी अधिकारी से तो उनका कोई संपर्क नहीं है जो पूछ लेंगे कि मतलब कहीं न कहीं खाद आ गया कि नहीं आ गया। वो गोदाम तक जाते हैं, गोदाम पर इंतज़ार करते हैं, लाइन लगा लेते हैं, पता चलता है कि आज खाद नहीं है। फिर इसके बाद मायूस होकर घर लौट जाते हैं। तो ऐसे ही खाद का मुद्दा तो इस समय डीएपी खाद का तो इतना ज़बरदस्त मुद्दा है और लोगों को नहीं मिल रहा है। अगर कांग्रेस इसको मुद्दे को चलाएगी ना, विपक्ष इस मुद्दे को हुँ, चलाएगा, तो इस मुद्दे से बड़ा कुछ नहीं हो सकता है क्योंकि किसान ज़्यादा है। चाहे बीजापुर की सीट हो, बुधनी की सीट हो या मध्य प्रदेश हो, यहाँ पर मैं आपसे कह रहा हूँ कि 90% से ऊपर किसान जो है ग्रामीण क्षेत्र हो, कस्बा हो, सब जगह निवास करता है। तो इस मुद्दे को अगर विपक्ष अगर सही से बताएगा तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं विपक्ष को इसका सीधा-सीधा फ़ायदा होगा और निश्चित तौर पे ये तो बात आती है मुद्दे की और चुनाव की बात आती है। लेकिन रोमा जी अगर मानवता की बात करें, तो कहीं न कहीं किसान इतना परेशान है, बहुत परेशान है। किसान को समय पर फसल की बुआई करता है, देश के लिए अन्न के भंडार भरता है और उसके लिए कहीं न कहीं अगर सही टाइम पर फसल नहीं बो पाता है, तो कहीं न कहीं उसके लिए बेहद निराशा होती है और सरकार एक तरह से मैं आपको एक बात बताऊँ, हुँ, आज सरकार है, कहीं न कहीं जनता के पिता की तरह होता है। होता है कि नहीं होता? मैं बिल्कुल। आपसे पूछ रहा हूँ। सरकार होती है, सरकार क्यों बनाती है? जनता सरकार इसलिए बनाती है कि जिस तरह से एक पुत्र की पिता हिफ़ाज़त करता है, इसी तरह से एक जनता की जो हिफ़ाज़त है, वो पिता की तरह कहीं न कहीं बिना भेदभाव के जो है सरकार को करना चाहिए। और इसी क्रम में आप देख रहे हैं, लगातार चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो,
जब सरकार बनती है तो वो हिंदू की भी सरकार होती है, मुसलमान की भी सरकार होती है, सिख की भी सरकार होती है। लेकिन फिर अगर किसी तरह का अगर भेदभाव करती है सरकार, चाहे वो किसानों को खाद देने में भेदभाव हो या हिंदू को ज़्यादा वो दे करके और मुसलमानों के साथ भेदभाव करना हो, मुझे लगता है कि मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप मुसलमानों को ज़्यादा सम्मान दो, मैं नहीं बोलूँगा। लेकिन कहीं न कहीं मैं ये बोलूँगा कि आप सबको साथ लेकर के चलने की ज़रूरत है और आपको कायदे की बात करना चाहिए। कायदे की बात करना चाहिए। आपको संविधान ने जिस तरह का हम लोगों को हक अधिकार दे रखा है, उनको सबको बात करने की, सभी धर्मों को साथ लेने की ज़रूरत है। जी, रोमा। जैसा आपने अभी बताया कि मुद्दों की बात हम कर रहे हैं, तो जैसे ये लाउड स्पीकर वाला मुद्दा है, क्या इस बार ये चुनाव में जो पार्टियां हैं इसको अपना हथियार बनाकर यूज कर सकती हैं? क्या लगता है ये मुद्दा उठाया जाएगा इस बार? तो बड़ा रूप लेगा या बस छोटे में निपटा दिया जाएगा इसको? जी, मुझे नहीं लगता कि इस तरह का जो लाउड स्पीकर का मुद्दा किसी तरह से कोई ज़्यादा रूप लेगा क्योंकि कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है नहीं, जनहितैषी मुद्दा नहीं है। जितने जनहितैषी जो मुद्दे हैं जिनसे फ़ायदा होगा, आज हम देखते हैं कि सड़क बन नहीं रही है, सड़क कहीं पर भी नहीं बन रही है, सड़क का नाम खत्म। जबकि तालाब की बात नहीं होती है, शिक्षा की बात नहीं होती है, कहीं पर भी आप देखेंगे कि मेडिकल को लेकर के कोई बड़ी-बड़ी जो है स्वास्थ्य केंद्र बने, उप स्वास्थ्य केंद्र बने जिससे कि जनता को लाभ लाभ हो। इस तरह के काम होना चाहिए, रचनात्मक कार्य होना चाहिए, रचनात्मक कार्य के माध्यम से कहीं न कहीं जनता को लाभ मिले और मैं तो ये बोलूँगा कि जनता को जागरूक करने के लिए भी रचनात्मक कार्य होना चाहिए। हमारे भारत के संविधान की बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि भारत के संविधान में क्या लिखा है, संविधान क्या-क्या हमको हक अधिकार देता है। लेकिन संविधान के बारे में कोई बात नहीं होगी। मुझे तो लगता है कि सरकार को एक प्रति संविधान की एक-एक प्रति घर में पहुँचाना चाहिए जिससे कि जिस संविधान से हमारा भारत चलता है, जिस संविधान से हमारे भारत की सरकारें बनती हैं, उस संविधान को हर व्यक्ति को जानकारी होना चाहिए। लेकिन सरकारें ऐसा नहीं करती हैं। सरकारें ऐसा करेंगी तो रोमा जी क्या है हर आदमी आम आदमी जागरूक हो जाएगा और हक अधिकार के लिए लड़ना सीख जाएगा और ये नहीं चाहती सरकारें कि कहीं न कहीं कोई व्यक्ति अपने अधिकार को समझे और हक अधिकार के लड़ने के लिए लगातार सड़क पर आंदोलन करे। जी रोमा जी। बस मैं तो अभी फिलहाल इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करना चाहती थी आपके लिए। कल हम फिर किसी और मुद्दों पर बातचीत करेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।